फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ फ्री अकाउंटिंग क्लासेस। ठीक है, अकाउंटिंग क्लासेस में हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी और इंट्रोडक्शन वाला था और उसके बाद में हमने कंप्लीट किया था ड्यूल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का क्या है, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखे हैं और अगर आपका बेसिक पहले से आप न्यू स्टूडेंट है तो आप क्या करो, पहले वो लेक्चर देख लो और फिर ये वाला लेक्चर आप देखना तो आपको अच्छे से है वो समझ में आ जाएगा। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो जर्नल बुक के बारे में करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है आपको वो हम बात करेंगे। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी बुक से सबसे पहले कहां लिखोगे किसी ट्रांजेक्शन को, तो वो हम जर्नल बुक में लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद में इस पर डिपेंड करता है कि आगे का आपका वर्किंग क्या होगा। अगर आपने जर्नल एंट्री ही गलत कर दी तो बोलो आगे जाके तो आपका सारा कुछ प्रॉब्लम होने ही वाला है, सब कुछ मिस्टेक हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए जर्नल बुक जब भी आप तैयार करो तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से है इसको करना है, ठीक है ना। तो आज का डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। जस्ट आपका फर्स्ट स्टेप है आपका, तो फर्स्ट स्टेप ही अगर रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी के आगे के स्टेप तो ऑटोमेटिकली है वो आपके रॉन्ग ही होने हैं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आगे के भी स्टेप है वो प्रोबेबली आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो, और बहुत ईजी है, बस अच्छे से मुझे सुनना है, आपको समझना है, ठीक है ना। और आपका ध्यान सीधा बोर्ड पे होना चाहिए और आपका जो सुनना है वो सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है ना। आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, दैट इज जर्नल, ठीक है ना। जर्नल बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, आगे जाके जर्नल उनका नहीं होता अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इसलिए बहुत अच्छे से करना, ठीक है ना। और हाँ, मैंने काफी सारे अननेसेसरी के पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं करूंगा, जो जो आपके काम के है, जितना लिमिटेड काम का है उतना ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी कोई टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। चलो, सो चैप्टर नंबर 3 है आपका जर्नल वाला, ठीक है ना। और जर्नल आपका जो वर्ड है, ये जो जर्नल है, ठीक है ना, तो ये जर्नल क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड है जर्नल, इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज। कहां से आया, ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, ठीक है ना। तो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ ये आपका इंग्लिश वर्ड है, बराबर। और इसका मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ इट इज अ नोट और डायरी। इसका मतलब होता है एक नोट या फिर एक डायरी को बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि अगर आपका जैसे पापा वगैरह है, ठीक है ना, तो क्या होता है घर में वगैरह कुछ हो सकता है कि आपकी डायरी मेंटेन करते हो, तो कुछ भी अगर खर्चे होते हैं घर में, लाइक कुछ सब्जी लाई आपने, ठीक है ना, कुछ आपने खरीदा है, ठीक है ना, तो वो सारे आप क्या करते हो वहां पे रिकॉर्ड करते हो। डे टू डे का जो राशन वगैरह आपका आता है तो उसको आप क्या करते हो, डायरी में लिखते हो कि इस डेट को मैंने इतना खरीदा, घर पे इतना खर्चा हुआ। काफी लोग ऐसा मेंटेन करते हैं। तो वो जो डायरी है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, अगर बिजनेस में हम सेम प्रोसीजर अगर लेके आ जाए तो वो जो डायरी होगी उस डायरी को हम क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जर्नल क्या होता है, जर्नल एक बुक होती है, एक बुक होती है। जर्नल क्या होती है, एक बुक होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। सो जर्नल क्या होती है, एक बुक होगी आपकी, उस बुक में आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बिजनेस है वो आज स्टार्ट करा और बिजनेस में आपका कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंट का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, ठीक है ना, आपने परचेज करा, आपने सेल करा, कुछ भी खर्चा या एक्सपेंस या कोई भी ट्रांजेक्शन्स आपका होता है तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जर्नल बुक के 2 नाम है यहाँ पे, एक ओरिजिनल बुक भी इसको बोलते हैं और इसको फंडामेंटल बुक भी बोला जाता है। तो जर्नल के 2 नाम और आपको मिल गए, एक ओरिजिनल बुक है और दूसरा है आपका फंडामेंटल बुक, ठीक है ना। तो कभी एमसीक्यू वगैरह में या 1 सेंटेंस में पूछ लेता आपको, ये लिखने में इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है, ओरिजिनल बुक और फंडामेंटल बुक, ठीक है। चलो, अब ये देखो मैंने जर्नल बुक बना रखी है यहाँ पे कि जर्नल बुक कैसी होती है। जैसे आपकी नोटबुक होती है वैसे ही जर्नल बुक भी होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि काफी सारे शॉप वाले पहले जो रखते थे, अभी तो बहुत कम हो गया, वो रेड कवर होता था उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके अंदर वो लिखते थे हिसाब के, इतना इसको बेचा, इतना खरीदा वगैरह एंड ऑल सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये एक बुक होती है। इस बुक में हम क्या करते हैं, डे के जो ट्रांजेक्शन, डे टू डे के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक सैलरी है, परचेज है, सैलरी है और वेजेस है, आपका रेंट है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। P4 परचेज है, यहाँ पे परचेज के कितने ट्रांजेक्शन है, सेल के कितने ट्रांजेक्शन है, वेजेस के कितने ट्रांजेक्शन है और रेंट के कितने। इस तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन होते जाएंगे डे बाय डे आप क्या करते हो, लिखते जाओगे। फर्स्ट डे हुआ, फर्स्ट डे को आपने क्या ट्रांजेक्शन करा वो आप डेट के साथ लिखते जाओगे कि ये मैंने खरीदा था या फिर ये खर्चा हुआ था।
समझ में आया। इसी तरीके से सेकंड डे आएगा, सेकंड डे को भी आप उसी डायरी में पेज टर्न करोगे, फिर आप लिखते जाओगे। समझ में आया। तो एक बुक में आप क्या करते हो, डेली आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते जाते हो। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते जाते हैं उनको आप क्या करते जाते हो, रिकॉर्ड करके जाते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया जर्नल क्या है। जर्नल एक बुक का नाम है, ठीक है ना, जहां पे क्या होता है, डेली ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं। और ऑब्वियसली कौन से ट्रांजेक्शन जो इकोनॉमिक नेचर्स के हैं, जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे और किसी को नहीं। तो आपको पता होगा अकाउंटिंग के स्टेप्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है ना, कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद में आप क्या करो, उसको चेक करो कि क्या उसको मनी में मेजरेबल है। अगर वो मनी में मेजरेबल है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड हम इस जर्नल बुक में ही करते थे। तो आज हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, आज से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि वो जर्नल बुक में कैसे लिखना है ट्रांजेक्शन्स को। समझ में आया। तो ये थर्ड स्टेप आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो जर्नल एक बुक होती है जिसमें क्या करते हैं, डे टू डे के बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया जर्नल बुक क्या है। चलो, तो ये हो गया पूरा। चलो, अब लिखना कैसे है, किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है ना, इस बुक में कैसा फॉर्मेट बनाएंगे हम और कैसे इसको लिखेंगे, तो वो देखो, ये रहा फॉर्मेट। इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे और इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। टोटल आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है। क्लियर है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। हेडिंग देना है सबसे पहला, जो फ्रंट पेज रहेगा, फर्स्ट पेज आपका, वहां पे ऊपर आप हेडिंग दोगे, जर्नल बुक ऑफ। किसकी बुक्स में, किसकी बुक है ये, मतलब बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है ना। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई अकेला अगर मालिक होता है बिजनेस का, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है। तो ज्यादातर क्या होता है, बिजनेस के ओनर के नाम से ही बिजनेस चलाते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए अलग से बिजनेस का नाम बहुत कम, रियली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप 12th पढ़ोगे तो 12th में आपको पार्टनरशिप वगैरह वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, सो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, जर्नल बुक ऑफ श्री। किसकी बुक्स में बना रहे हो, मान लो आप रमेश की बुक में एंट्री करो, मतलब जो बिजनेस का ओनर है या जो बिजनेस का नाम है वो रमेश है, तो आप क्या लिखोगे, जर्नल बुक ऑफ श्री रमेश, ठीक है। किसकी बुक्स में आप ये ट्रांजेक्शन्स किसकी बुक्स में हो रहे हैं, किसकी बुक्स में लिख रहे हो आप, ठीक है ना। जैसे होता है ना, होमवर्क देते हैं टीचर, स्कूल में क्या होता है, होमवर्क दिया जाता है, तो हर एक बच्चा क्या करता है, अपना फ्रंट में नाम लिखता है खुद का, और उसके बाद में होमवर्क स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से जो भी बिजनेस एंट्री करता है, तो पहले उसका नाम, उसके बाद में वो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जर्नल बुक ऑफ श्री, जो भी नाम है, कमल है तो कमल, ठीक है, ताराचंद है तो ताराचंद, और कुणाल है तो कुणाल। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेम यहाँ पे लिखना है। और बिजनेस का नेम अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, ओनर का नाम ही लिख दोगे वहां पे, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में आपको सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम रहेगा उसमें डेट लिखना है। डेट में ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ईयर लिख दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर, सपोज फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ के पीरियड को बोलते हैं। अब मान लो आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है ना, सपोज, या फिर इस ईयर की आप एंट्री करने वाले हो, इस ईयर के लिए आपने बुक बनाई है। तो देखो, अब ये ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है और 2020 को एंड होता है। अब मैंने तो बिजनेस ही इस ईयर में स्टार्ट करा, और बिजनेस का कोई फिक्स मुहूर्त तो नहीं है कि 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होगा। तो सपोज मैंने मई को स्टार्ट करा, 1 मई को बिजनेस स्टार्ट करा, तो ईयर कौन सा है मेरा, 2019 था, तो 2019 कॉमन लिखूंगा ऊपर, उसके बाद में सिर्फ डे और मंथ लिखूंगा। समझ में आया। फर्स्ट डे को कितने, 1 मई को कितने ट्रांजेक्शन हुए, 2 मई को कितने ट्रांजेक्शन हुए, 3 मई को कितने ट्रांजेक्शन हुए, तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखता जाऊंगा। किस डेट को मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं वो डेट को मैं यहाँ पे लिखूंगा। लाइक मैंने 1 मई को ट्रांजेक्शन करा सैलरी का, तो मैं 1 मई यहाँ पे लिखूंगा, और सैलरी का जो होता है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन का डेट कौन सा है वो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद में सेकंड कॉलम में आपको क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आपको क्या लिखना है, डिटेल ऑफ अकाउंट्स लिखना है। जैसे कि हमको पता है कि लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर किया था उसमें आपने देखा था कि हर एक ट्रांजेक्शन में आपको कोई 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा अकाउंट भी मिल सकते हैं, लेकिन हमको तो अभी तक जो इलस्ट्रेशन, जो एग्जाम्पल हमने करे हैं उसमें हमने को सिर्फ 2 ही अकाउंट्स है वो इफेक्ट किए हुए मिले थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन में 2 से ज्यादा अकाउंट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है।
आगे जाके आपको बताऊंगा जब वो ट्रांजेक्शन्स आएंगे, ठीक है ना। चलो, तो पता है आपको ट्रांजेक्शन्स वैसे क्या करने हैं, पहले दो अकाउंट फाइंड करके पता करने हैं, ठीक है ना। सपोज अकाउंट है आपका कैश और फर्नीचर, दो अकाउंट पता किए, फर्नीचर और कैश। तो अब फर्नीचर और कैश दो अकाउंट पता किया आपने, फर्स्ट में को जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें दो अकाउंट इफेक्ट करे, कौन कौन से, फर्नीचर और कैश। तो अब फर्नीचर और कैश में से डिसाइड करो कि डेबिट कौन सा हो रहा है, क्रेडिट कौन सा हो रहा है। तो सपोज ऐसा मानो कि आपका फर्नीचर है वो डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। दैट मीन आपने क्या किया, फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा होगा। तो ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ, फर्नीचर आपने कैश में खरीदा, क्रेडिट नहीं, फर्नीचर आपने कैश में खरीदा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर, फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपको कैसे लिखना है, देखो आपको डेबिट वाले को सबसे ऊपर लिखना है, डेबिट वाले को सबसे ऊपर लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है आपका, तो यहां पे लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डीआर लिखेंगे, डेबिट को यहां पे शॉर्ट में डीआर करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट फिक्स है, इसको इसी फॉर्मेट में रह के आपको वर्क करना है, कुछ भी अननेसेसरी का आपको मार्जिन स्पेस नहीं रखना है, ठीक है ना, और ना एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड करनी है अंदर, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को यूज करना है। तो सबसे पहले आप डेबिट वाले को यहां से स्टार्ट करोगे, जैसे फर्नीचर अकाउंट अगर आपका डेबिट हो रहा है तो आप फर्नीचर अकाउंट ऐसे लिखोगे और डीआर लिखोगे, डेबिट लिखोगे शॉर्ट में, ठीक है ना। चलो उसके बाद में, और डीआर को पॉसिबल हो तो लास्ट में लिखना, ठीक है ना। चलो अब आपको क्रेडिट वाला कहां लिखना है, तो क्रेडिट वाला, ये जो डेबिट वाला आपने लिखा, डेबिट वाला अगर खत्म हो जाता है उसके बाद में जो हाफ होता है डेबिट का, जो हाफ है, जैसे ये आधा यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आधे से स्टार्ट करो, आधे से क्या लिखो, टू लिखो, टू का मतलब क्रेडिट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्रेडिट के लिए अलग से क्रेडिट वर्ड या सीआर वर्ड आपको नहीं लिखना है, सीधा कहां से स्टार्ट करोगे, टू से स्टार्ट करोगे। तो क्रेडिट जो अकाउंट आपका होता है उसको कैसे लिखोगे, टू करके लिखोगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, तो आपने यहां पे लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और क्रेडिट क्या हो गया, कैश का अकाउंट, तो यहां पे आप हाफ मार्जिन छोड़ के क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जांपल करवाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर अभी तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब इससे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको कि कैसे हमको अपने को वर्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं भी करूंगा, आप भी करोगे, तो इजीली है वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद में ये क्या है सर, तो ये आपका एक नरेशन होता है, नरेशन जिसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे हम, नरेशन, ठीक है ना, नरेशन, इसको हम नरेशन बोलेंगे। नरेशन का मतलब ये होता है कि ये जो आपने ट्रांजेक्शन्स करा है वो किस बात का है, उसका डिटेल लो। तो आप क्या लिखोगे, जैसे आपने फर्नीचर अगर कैश में खरीदा है तो आप लिखोगे बिंग फर्नीचर परचेज, समझ में आया। ट्रांजेक्शन्स क्या था आपका, उस ट्रांजेक्शन्स का डिटेल लिखो यहाँ पे, वहां पे तो एंट्री लिखी थी, दो अकाउंट लिखे थे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल लिखना उसके बारे में कि ट्रांजेक्शन्स क्या था आपका। तो आपने ट्रांजेक्शन क्या करा था, फर्नीचर कैश में परचेज करा था, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिंग फर्नीचर परचेज इन कैश। क्लियर है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, आगे जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डेबिट वाले को यहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर ही लिखना है हमेशा, ठीक है ना। और क्रेडिट वाले को उसको बाद लिखना है नीचे, और हाफ मार्जिन डेबिट का छोड़ के फिर आपको लिखना है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर आपका है एलएफ नंबर। एलएफ नंबर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है इसमें, ठीक है ना। एलएफ नंबर क्या होता है, एलएफ नंबर मतलब कि लेजर फोलियो नंबर, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लेजर फोलियो नंबर। क्लियर है। सो लेजर फोलियो नंबर क्या होता है, इज नथिंग बट द पेज नंबर, पेज नंबर होता है, ठीक है ना, पेज नंबर ऑफ लेजर बुक। तो अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग के स्टेप में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में मनी में मेजरेबल है या नहीं वो देखो, उसके बाद में आप क्या करो, उनको एक बुक में रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे, और क्लासिफाई लेजर बुक में करते थे। समझ में आया। तो इसका अगला स्टेप, जर्नल के आगे वाला नेक्स्ट जो स्टेप है वो लेजर वाला होता है, और लेजर के लिए भी एक सेपरेट बुक रहती है और जर्नल के लिए भी एक सेपरेट बुक रहती है। तो बोलो अब होता क्या है, इन्हीं अकाउंट को लेके मैं क्या बनूंगा, वहां पे लेजर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो मेरा यहाँ पे जर्नल एंट्री है उसको मैं उस बुक में, दूसरी बुक में, लेजर बुक में कौन से पेज पे इसको लेके जा रहा हूं मैं,
मतलब ये जो अकाउंट है जैसे फर्नीचर का अकाउंट, ठीक है ना, तो ये फर्नीचर का अकाउंट मैंने लेजर वाली दूसरी बुक है लेजर बुक, उसमें किस पेज नंबर पे मैंने इसका अकाउंट बना रखा है, उसका लेजर वहां पे बना रखा है, किस पेज नंबर पे लेजर बुक में मैंने इसका लेजर बना रखा है, उसका पेज नंबर यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। सो लेजर बुक में इसका मैं लेजर कहां पे कौन से पेज नंबर पे बना रहा हूं वो पेज नंबर में यहाँ पे लिखता हूं। वैसे प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये कॉलम है वो भरने की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, हमेशा इसको ब्लैंक ही रखना है, ठीक है ना। सॉरी, तो ये कभी भी आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, सो लेजर फोलियो नंबर क्या होता है, जस्ट पेज नंबर होता है कि ये अकाउंट आप लेजर वाली जो बुक बनेगी उस बुक में कौन से पेज नंबर पे इसका लेजर आप बनाओगे उसका पेज नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। लाइक लेजर बुक में 10 पेज नंबर 10 पे इसका अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10, तो पता चल जाएगा कि इसका लेजर बुक में कौन सी बुक पे नंबर पे होगा, 10 पेज नंबर पे होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया। उसके बाद में आते हैं दो अमाउंट के कॉलम, दोनों में अमाउंट लिखना है, रकम भरनी है, ठीक है ना, अमाउंट भरना है। अब यहाँ पे आपको डेबिट वाला अमाउंट भरना है, मतलब ये जो अकाउंट आपने डेबिट कर रहा था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसके सामने ही जस्ट डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट लिखो, क्लियर है। और जो क्रेडिट करा आपने तो इसी रो में आप क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखोगे, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि ये इसका फॉर्मेट कैसा है और अपने को कैसे है इसको वर्क करना है, ठीक है ना। आप क्या करो, अच्छे से इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, तब तक आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो फ्रेंड्स, अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से एंट्री है वो पास करनी है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक है वो ओनर का नाम है या फिर बिजनेस का नाम है, जिसकी बुक्स में आपको क्या करनी है, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं इनकी आपको जर्नल एंट्री है वो पास करनी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले मुझे पता चला कि मुझे क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो देखो मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं, देखो फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद में पर्टिकुलर्स का एक कॉलम रहेगा, उसके बाद में एक एलएफ का कॉलम छोटा सा बनेगा, उसके बाद में अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूं यहां पे, जर्नल ऑफ या जर्नल बुक ऑफ किसकी है, अशोक। तो मिस्टर अशोक लिख दो या फिर सिर्फ अशोक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकली लिखते हैं, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो मिस्टर अशोक या फिर श्री अशोक लिखना हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो, सबसे पहले डेट का कॉलम रहता है अपना, उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखना होता है, तो ये मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद में मेरे को एलएफ नंबर लिखना है, तो ये रहा मेरा एलएफ नंबर। फिर मुझे डेबिट लिखना है, ये डेबिट का रुपया इधर आएगा, और क्रेडिट लिखना है, ठीक ना, ये क्रेडिट का रुपया इधर लिखना है, बराबर। तो ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, बस ऐसे ही आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। आप स्केल से करोगे तो आपका सही डायरेक्शन में और सही से फॉर्मेट बनेगा। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ईयर कौन सा है, तो आपको ईयर कौन सा दे रखा है, 2018 दे रखा है, 2018। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2018 लिखना है, क्योंकि ये कॉमन है, सारे ट्रांजेक्शन तो इसी ईयर में हुए होंगे ना, बराबर। तो देखो अब कौन सा मंथ दे रखा है, तो अप्रैल दे रखा है, यानी कि ये सारे ट्रांजेक्शन आपको अप्रैल मंथ के ही दे रखे हैं, तो अपन मंथ को यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट। और पहला कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं 1 अप्रैल लिख देता हूं, तो ये मैंने लिखा अप्रैल
फर्स्ट। अब इसके बाद में अप्रैल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है सारे ट्रांजेक्शन अप्रैल में ही हुए हैं, तो मैं सीधा डे लिखूंगा, ठीक है ना। चलो अब 1 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है वो देखो। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन को क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्स्ट डे को ट्रांजेक्शन हुआ आपका गुड्स ऑफ ₹7,000 इज परचेज्ड इन कैश। आपने 7,000 का गुड्स है वो कैश में परचेज करा है। तो बताओ कौन सी ड्यूल इफेक्ट आ रही है यहाँ पे, कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट करे। तो 3 आपको कंडीशन बताई थी मैंने, क्या क्या। पहले आपको चेक करो क्या किसी पर्सन का नाम है, अगर है तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। क्या आपको किसी का नाम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब चेक करो वो 4 चीजें, क्या 4 चीजों में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या। 4 चीजें मतलब एसेट्स हो गया, गुड्स हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। इन चारों में क्या कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, इन चारों में से किसी एक में या ज्यादा में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैश और गुड्स दोनों में चेंजेस हो रहा है। गुड्स जो है आपने वो परचेज करा है, तो गुड्स आपके पास आ रहा है, और कैश है वो आपके बदले में जा रहा है। तो 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं आपके, वो एक है परचेज का अकाउंट और दूसरा है आपका कैश का अकाउंट। एक है आपका परचेज का अकाउंट और दूसरा कौन सा है, कैश अकाउंट। तो एक आपने पता किया कि सर परचेज अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, और दूसरा आपने पता किया कि सर कैश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, बराबर। स्टार्टिंग है इसीलिए आपको ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन जैसे रूटीन में आ जाएगा, 2-3 एग्जाम्पल करोगे तो फिर आराम से आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली है वो उसको लिख दोगे, ठीक है ना। चलो सो परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, 2 इफेक्ट आ गए। अब मुझे बताओ परचेज अकाउंट कौन सा होता है। परचेज अकाउंट या इसको गुड्स अकाउंट भी बोल सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम जब भी खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न, ठीक है ना, और सेल रिटर्न होता है तो सेल रिटर्न अकाउंट लिखते हैं। अब ये जो परचेज अकाउंट हुआ है तो बोलो कौन सा अकाउंट है परचेज अकाउंट, गुड्स का अकाउंट, गुड्स का या परचेज का अकाउंट, ये कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है, कौन से टाइप्स का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कौन सा है, रियल अकाउंट, ठीक है ना, बराबर। अब उसके बाद में कैश का अकाउंट कौन सा होता है, ये भी तो रियल अकाउंट है, एसेट्स होता है, रियल अकाउंट, बराबर। अब मुझे बताओ कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था, डेबिट क्रेडिट करने का। किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, तो रियल अकाउंट में होता था कि गुड्स या असेट्स दोनों में से जो भी आपके पास आता है तो उसको डेबिट करो, और जाता है तो क्रेडिट करो। तो बोलो गुड्स आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आपके पास आ रहा है कि जा रहा है। बोलो गुड्स आपने खरीदा है तो 7,000 का गुड्स आपके पास आया होगा, बदले में कैश गया होगा। तो 7,000 का गुड्स आया है, बदले में 7,000 कैश गया है। तो गुड्स तो आपके पास आ रहा है ना, गुड्स आपके पास आ रहा है, इन हो रहा है, बराबर। तो आता है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दैट मीन हम परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं, क्लियर है। और मुझे बताओ कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है, अगेन रियल अकाउंट है, तो बोलो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है ना बदले में, तो कैश आउट हो रहा है यानी जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ में आ गया। तो 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक परचेज का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट। परचेज का अकाउंट हमें डेबिट करना है, ठीक है ना, और कैश का अकाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये आपको फर्स्ट एग्जांपल है, इसीलिए मैं आपको वापस से समझा रहा हूं, उसके बाद में आगे के मैं आपको ओरली समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं कहीं पे भी, जस्ट आपको समझना है अपने को, तो मेन ये सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट करे, एक तो परचेज का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट। तो परचेज का अकाउंट में क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और कैश का अकाउंट क्या करूंगा, क्रेडिट। तो बोलो सबसे पहले जर्नल एंट्री यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखनी है, तो पहले किसको लिखते हैं, डेबिट वाले को कि क्रेडिट वाले को, पहले डेबिट वाले को लिखते हैं, ठीक है ना। तो डेबिट क्या करना है, परचेज का अकाउंट। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, ये जो डे लिखा आपने 1 अप्रैल, फर्स्ट डे को हुआ था ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे आपको लिखना है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, बराबर, परचेज अकाउंट डेबिट करना है। उसके बाद अच्छा परचेज अकाउंट आपने डेबिट तो कर दिया, ठीक है ना, उसका अमाउंट कितना है, तो देखो यहाँ पे तो एक ही ट्रांजेक्शन है, कितने का गुड्स आ रहा है आपके पास, 7,000 का, और डेबिट हो रहा है, तो इसके आगे डेबिट वाले कॉलम में आप लिखोगे 7,000, क्लियर है। आप कितना लिखोगे, 7,000, क्लियर है। क्रेडिट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेबिट का है तो डेबिट में ही अमाउंट लिखेंगे, एलएफ का हमेशा खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, ठीक है। चलो, दूसरा अकाउंट आपका क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना। क्रेडिट हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट कैसे लिखना है, इसका आधा मार्जिन, लगभग आधे के बराबर, ठीक है ना। आप मापने मत बैठ जाए, मेजर मत करना स्केल से कि आधा एग्जैक्टली, ठीक है ना।
अंदाज से क्या करना है, आधा हाफ का स्पेस आपको रखना है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं इसको, यहां से 2, ठीक है। 2 क्या करना है अपने को, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कैश का अकाउंट। तो यहां पे लिखता हूं मैं 2 कैश अकाउंट, बराबर। और कैश अकाउंट कितने से करना है, कितना कैश मेरे पास से गया, 7000 गया। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे हम 7000, बराबर। क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा हमने 7000, बराबर है। चलो, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती यहां पे। चलो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पे नरेशन लिखना है, ठीक है। सो बिन, आप 4 करके भी लिख सकते हो, बिन की जगह पे 4 वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है आपका। तो आपने गुड्स परचेज किया ना कैश में, तो यहां पे लिखना है बिन गुड्स परचेज्ड इन कैश, बराबर है। आप चाहो तो ये ट्रांजेक्शन भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बिंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ फर्स्ट डे वाला, हमने इस तरीके से इसको अपनी जर्नल बुक में लिख दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री की, ठीक है ना। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, 5th को हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रैल नहीं लिखूंगा मैं, सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5th लिख दूंगा, 5th यानी डे लिख दूंगा सीधा, बराबर है। और बताओ अभी क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स ऑफ ₹6000 इज सोल्ड टू कपिल, कपिल नाम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। दैट मीन कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है। समझ में आया, नाम दे रखा है तो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है। तो देखो, सबसे पहले 3 स्टेज चेक करो, क्या पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सनल अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, किसी पर्सन का नाम है, हाँ सर नाम है ना, कपिल का नाम है, बराबर। तो एक इफेक्ट तो क्या आ गई, कपिल की आ गई, एक तो किसकी आ गई, कपिल की, कपिल का अकाउंट इफेक्ट करा, किसी पर्सन का नाम दे रखा है। सेकंड, वो 4 चीजों में चेंज आ रहा है क्या, असेट्स, गुड्स, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, क्या इनमें से किसी में चेंजेस हो रहा है, हाँ सर गुड्स, गुड्स आपने सेल किया है तो गुड्स जा रहा है ना आपके पास से, तो गुड्स का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। लेकिन गुड्स जब जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट बोलेंगे, न कि गुड्स अकाउंट बोलेंगे, ठीक है ना। कपिल का अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और सेल्स का अकाउंट कौन सा होता है, गुड्स का अकाउंट रियल अकाउंट, बराबर। अब मुझे बताओ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। यानी कि क्या करो, जो रिसीवर है, जो पाने वाला है, उसको आप क्या करो, डेबिट करो, और जो देने वाला है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। बोलो कपिल पाने वाला है कि देने वाला है, कपिल पाने वाला है या देने वाला है। कपिल को गुड्स मिल रहा है कि कपिल गुड्स दे रहा है, हमने गुड्स बेचा है कपिल को, तो कपिल को तो गुड्स मिल रहा है, तो कपिल क्या है, रिसीवर है। कपिल क्या है, रिसीवर है। रिसीवर है तो कपिल को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, तो कपिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद में गुड्स, तो गुड्स आपके पास से जा रहा है या आ रहा है। अब आपने गुड्स बेचा है, ठीक है ना, तो कपिल को मिल रहा है, अपने पास से जा रहा है, तो गुड्स अपने पास से जा रहा है, और गुड्स जा रहा है तो हम क्या करेंगे, गुड्स को क्रेडिट यानी सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखता हूं, तो देखो एंट्री क्या बनी इसकी, जनरल एंट्री क्या बनी, बोलो कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो यहां पे मैंने लिखा कपिल अकाउंट, जैसे भी इंडिविजुअल का नाम लिखोगे तो ऐसे एस लिखना है, ठीक है ना, कपिल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करना है किसको, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट, बराबर। पूरी एंट्री लिख दी मैंने। अब कपिल डेबिट हो रहा था, डेबिट कितने से होगा, अमाउंट कितना है, कितने का कपिल कट के साथ ट्रांजेक्शन जो हुआ वो 6000 का हुआ है, तो 6000 डेबिट वाले कॉलम में लिखने हैं, बराबर। और सेल्स भी तो 6000 का हुआ है, तो ये आपका क्रेडिट के कॉलम में 6000 आया, बराबर है। चलो अब नरेशन लिख देता हूं मैं यहां पे, बिंग गुड्स सोल्ड टू कपिल, कपिल को हमने गुड्स सोल्ड किया उसकी है, ठीक है ना। चलो, तो सेकंड एंट्री समझ में आ गई, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है, 6000 से एंट्री हो रही है। इसी तरीके से सीधा हमारा 12th को एंट्री हो रही है, 12th ऑफ अप्रैल क्या हो रही है, कमीशन रिसीव्ड, बराबर। तो चेक करो वो 3 तरीके से,
क्या सबसे पहले पर्सनल का नाम दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या 4 चीजों में चेंजेस हो रहा है आपका? कैश में, बैंक बैलेंस में, गुड्स में या असेट्स में? बोलो इसमें से किसको इफेक्ट कर रहा है? असेट्स को नहीं कर रहा है, गुड्स को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, बैंक बैलेंस भी इफेक्ट नहीं हो रहा, कि चेक का नाम नहीं दे रखा, ना बैंक का नाम दे रखा है। तो बोलो कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है? अच्छा, रिसीव हुआ है कमीशन का अमाउंट, तो बोलो कैश में रिसीव होगा ना आपको, किसमें होगा? कैश में रिसीव होगा। तो 400 आपका कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा, बराबर है। तो कौन सा इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे? कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट इफेक्ट करा, ठीक है ना। ये आपको सब मन में समझना है, ठीक है ना। या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप क्या करो, कहीं नोट में लिखते जाओ आप, ठीक है ना। चलो रफ पेज में लिखते जाओ। सो कमीशन आपको मिल रहा है कितने का? 400 का। तो कैश आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट आपका आ रहा है, बराबर है। दूसरी इफेक्ट क्या पड़ेगी? दूसरी इफेक्ट आप चेक करो नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मतलब एक्सपेंस या इनकम है क्या? बिल्कुल, आपको रिसीव हो रहा है तो एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या? इनकम, यानी कि कमीशन क्या हो गया आपका? इनकम हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो जो कमीशन अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। और ये तो रियल अकाउंट होता है। बोलो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश अगर आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट। तो बोलो कैश आ रहा है कि जा रहा है? अगर कमीशन का आपको रिसीव हुआ है तो कैश तो आपके पास आएगा ना, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बताओ मुझे कि कमीशन क्या होता है? इनकम होता है। और नॉमिनल रूल के हिसाब से किसको डेबिट करना होता है? एक्सपेंस और लॉसेस को। और क्रेडिट किसको करना पड़ता है? इनकम को, इनकम और प्रॉफिट को। तो बोलो ये तो इनकम है ना, रिसीव हो रही है, तो कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बोलो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी? आपकी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सीधा 12th को एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे 12th को एंट्री कर देता हूं। 12th को एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बराबर कितने से कितने का कमीशन मिला? 400 का। तो ये डेबिट वाले कॉलम में 400 और कमीशन में भी 400, बराबर है। चलो अब नरेशन भी लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है ना। बीइंग कमीशन रिसीव्ड 400 का मिल गया। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश आ रहा है और कमीशन हमारा इनकम है, इसीलिए उसको क्रेडिट किया। तो देखो अब फाइनल 19 को हो रहा है, 19th ऑफ अप्रैल, वेजेस पेड ₹150। तो बोलो क्या किसी पर्सनल का इफेक्ट कर रहा है अकाउंट? नहीं कर रहा है। 4 चीजों में चेंजेस हो रहा है क्या? 4 चीजों मतलब असेट्स में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुड्स में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। बैंक बैलेंस में कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैश में कुछ चेंज हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है ना। पेड किया है तो बोलो पैसा जाएगा ना, कैश अकाउंट जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश आपके पास से जाएगा। तो बोलो कैश तो रियल अकाउंट होता है और कैश जाती है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, यानी कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? तो देखो आपका वेजेस क्या होता है? वेजेस खर्चा होता है, क्योंकि ना तो पर्सनल अकाउंट है ना रियल अकाउंट है। तो बचा क्या? बचा नॉमिनल अकाउंट, और पेड करते हैं तो वो एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। तो वेजेस अकाउंट क्या हो गया? आपका एक्सपेंस हो गया। तो एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस को तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनी आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है। और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। तो देखो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और वेजेस और कैश का अमाउंट कितना है? 150। तो यहां पे मैंने ये लिखा 150 और यहां पे भी मैंने लिखा 150। बोलो अभी और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? अभी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्वेश्चन इतना ही था, बराबर है। तो आप क्या करो, आप इसको फटाफट यहां पे कंप्लीट कर दो, यहां पे क्या कर दो, इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। और कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है? देखो अमाउंट के कॉलम को टोटल करना है। यहां पे क्या करना है? आपको टोटल करना है, लास्ट में कैलसी लेना है, और डेबिट का भी टोटल करना है आपको, क्रेडिट का भी टोटल करना है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाता है, ये 13 हो गया, 13 और ये 13,550, 13,550, 13,550, 6 और 7 ये 13,000, 13,000 और ये 550, तो 13,500 का टोटल आया। तो आपको लास्ट में क्या करना है? जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो आपको डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी टोटल लिखना है, और दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा? आपका इक्वल आएगा।
उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन है कि यहाँ पे हम ड्यूल इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, जितना डेबिट होगा उतना का उतना क्रेडिट भी होगा, बराबर है। तो देखो 7,000 यहाँ डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी हुआ 7,000, इधर 6,000 डेबिट तो क्रेडिट भी 6,000, बराबर। 400 डेबिट तो 400 क्रेडिट भी है, 150 डेबिट तो 150 क्रेडिट भी है, यानी इक्वल अमाउंट से डेबिट भी होता जा रहा है और क्रेडिट भी होता जा रहा है हर एक एंट्री में, एंट्री वाइज, बराबर। तो बोलो ऑब्वियसली टोटल भी तो आपका सेम आने ही वाला है, ठीक है ना। चलो, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा भी अगर डाउट रहता है तो आप क्या करो, एक बार लेक्चर को वापस से रिवाइज करो, ठीक है ना। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को क्या करो, आप लिखो, बिना देख के सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो, और नहीं होता है तो मुझे आप अपना जो भी डाउट है मुझे भेज देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, इतना आप क्या करो, फटाफट इसको नोट डाउन करो और अच्छे से इसको समझो, ठीक है।